फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग यूपीएनएचएम के द्वारा जो 17,000 प्लस संविदा वैकेंसी निकाली गई है उसमें हम लोग लैब टेक्नीशियन की पोस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम लोगों ने थ्योरी लेक्चर लिया जिसमें हम लोगों ने ब्लड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा। दूसरा जो हमारा लेक्चर था इसमें हम लोग ब्लड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू को सॉल्व किए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग सबसे पहले थ्योरी लेक्चर ले रहे हैं, उसके बाद उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू लेक्चर ले रहे हैं ताकि हमारा जो भी पॉइंट है क्लियर होता चले। ठीक है, आज की अगर क्लास की बात करें तो इसमें हम लोग न्यूट्रोफिल्स काउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में दूसरा जो पॉइंट मेंशन है इंक्रीजिंग इंडिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग न्यूट्रोफिल्स, यानी कि जो आपका इंक्रीजिंग न्यूट्रोफिल्स है उसके क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं। तो अगर हम उस पॉइंट को पढ़ेंगे तो वो छोटा सा पॉइंट हो जाता है और कहीं ना कहीं आपके अगर उस छोटे पॉइंट से देखें तो कोई ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। और कभी कभी क्या होता है कि उसी के अराउंड में आपके प्रश्न आते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स काउंट के बारे में डिटेल पढ़ना होगा ताकि जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पुट हो उसको हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर ले जाए। तो उन्हीं के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में अगर आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो यह एक हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। इससे जुड़ने के लिए आपको हमारे इस यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा और वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर इस प्राइवेट चैनल की खासियत की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, यानी कि जो भी क्लास होगा उसका पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे हमारा ये पीडीएफ है तो ये भी आपको उस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। साथ में दूसरा जो आपका यहाँ पे फायदा हो जाता है ये आपका प्रैक्टिस सेट का हो जाता है। 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट डेली सप्ताह में आपको दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक सप्ताह में आपको 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और अपने प्रिपरेशन को और बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, तीसरा जो चीज आपको मिलता है डेली आपको क्विज मिलेगा, यानी कि 20 से 25 प्रश्नों का आपको डेली क्विज मिलेगा जिसको आप अपने डेली रूटीन में इसको प्रैक्टिस के रूप में देख सकते हैं और अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो आपका क्विज होगा डेली जो लेक्चर लिया जाएगा उसी से संबंधित रहेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि आपका लेक्चर कितना बेहतरीन गया है, यानी कि आपने कितना अच्छे से लेक्चर को अटेंड किया है। अगर आप बात करें यहाँ पे चौथे पॉइंट की तो आपको ई बुक मिलेगा, यानी कि जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है उसका एक ई बुक दिया जाएगा ताकि उसको भी आप लोग पढ़ के अपने प्रिपरेशन को अच्छे से यहाँ पे कर पाए। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं और साथ में आपको जो भी गाइडेंस होगा वो भी दिया जाएगा। तो कुल मिला के प्राइवेट टेलीग्राम चैनल एक बहुत ही बेहतरीन प्राइवेट टेलीग्राम हो जाता है जिसको आप लोग अपने प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 63077812 इस पे आपको मैसेज करना होगा। अब ये प्राइवेट चैनल तो हालांकि इसमें कुछ आपको पेमेंट करना होगा। इसके पेमेंट की बात करें तो अभी इसका पेमेंट 249 रुपये है, लेकिन इस समय 7 दिनांक तक आपको छूट दिया जा रहा है, यानी कि 7 तारीख तक आपका छूट है जिसमें आपको 20% का छूट मिल रहा है। अगर आप MST20 यहाँ पे कोड यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 20% का छूट मिलेगा। यही आपका 249 रुपये का जो कोर्स है आपको 199 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी कर लीजिए, 7 तारीख से पहले आप लोग इस कोर्स को ले लीजिए, अन्यथा आपका जो कोर्स है फिर आपके 249 से भी बढ़ सकता है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 100 स्टूडेंट्स का, यानी कि अगर आपके 100 स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे इसको प्राइवेट टेलीग्राम मतलब कि ये जो आपका लेक्चर है इसको हम क्या करेंगे एक प्राइवेट सेपरेट पे या फिर प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे इसको लागू कर देंगे, यानी कि एक हम एप्लीकेशन के माध्यम से अपना लेक्चर यहाँ पे लेंगे। तो आपको ये जो लेक्चर है ये आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, अगर मिलता भी है तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये चीज बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी करिए, ये 249 से भी बढ़ सकता है प्राइस, इसीलिए आपको लोग जल्दी करके इस प्राइवेट चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देरी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आपको टॉपिक पता चल गया होगा, आज हम लोग यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स काउंट के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे और जितने भी यहाँ पे इनके प्रश्न बनेंगे उनको हम एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि जितने भी एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करें सारे के सारे न्यूट्रोफिल्स से हैं, उसके अराउंडिंग में सारे एमसीक्यू आपके रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफिनेशन के बारे में समझेंगे। डिफिनेशन का मतलब हम सबसे पहले समझेंगे कि न्यूट्रोफिल्स होता क्या है। तो आप सभी को पता भी होगा कि आपका जो न्यूट्रोफिल्स है एक प्रकार का टाइप ऑफ WBC होता है, यानी कि आपके यहाँ पे एक ल्यूकोसाइट्स का प्रकार होता है जो कि मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई का होता है और स्टेनेबल साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स का होता है। तो यहाँ पे जो भी मेंशन है न्यूट्रोफिल्स ये टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल विद मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई एंड स्टेबल साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, यानी कि आपका जो न्यूट्रोफिल्स है एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल का प्रकार होता है जो कि मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई का होता है और इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये क्या होते हैं स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी कि कलरफुल काफी ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। तो आप लोगों ने न्यूट्रोफिल्स का जो स्ट्रक्चर वो देखा होगा कि आपका जो ये न्यूट्रोफिल्स है, मान लीजिए इस न्यूट्रोफिल्स में आपके जो भी न्यूक्लियाई होंगे ये क्या होंगे मल्टी लोब के होंगे या फिर 3 से 4 लोब के होंगे और साथ में इनका जो साइटोप्लाज्म है ये अच्छे से स्टैंडिंग तरीके से यानी कि
किसी न किसी कलर से क्या होगा, फुलफिल होगा, ठीक है। यानी कि ये ग्रेन्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, यानी कि ये ग्रेनुलोसाइट आपका हो जाता है, यानी कि WBC का जो ग्रेनुलोसाइट प्रकार है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन है लिखा है, दीज आर द मोस्ट एबुडेंट ग्रेन्युलोसाइट ऑक्युपाइंग अबाउट 40 to 60 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन द ब्लड, ठीक है। यानी कि आपका जो ये न्यूट्रोफिल्स है ये आपका क्या है, एक मोस्ट एबुडेंट ग्रेनुलोसाइट है, यानी कि अच्छे तरीके से आपके मतलब कि अपना WBC का प्रकार में ये शामिल होता है, यानी कि ये 40 से 60% के रूप में पाया जाता है। यानी कि आपके WBC की बात करें तो जितने भी आपके 5 प्रकार है उसमें आपका जो न्यूट्रोफिल्स है सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। यानी कि 40 से 60% के बीच में आपका ये रहता है, इसीलिए इसको हम मोस्ट एबुडेंट ग्रेनुलोसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट की ये आपका जो ग्रेनुलोसाइट जो आपका न्यूट्रोफिल्स होता है ये एबुडेंट ग्रेनुलोसाइट होता है, यानी कि सबसे ज्यादा आपके ग्रेनुलोसाइट के रूप में देखने को मिलता है। अगर पॉइंट की बात या नंबरिंग की बात करें तो 40 से 60% के बीच में आपका ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट जो मेंशन है ये कह रहा है कि न्यूट्रोफिल्स लाइक ऑल अदर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टेम सेल इन द बोन मैरो, यानी कि जो आपका न्यूट्रोफिल्स है इसका भी फॉर्मेशन अदर ब्लड के सेल की तरह होता है जो कि आपके बोन मैरो के स्टेम सेल में होता है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि आपका जो यहाँ पे जो भी आपके ब्लड होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है उनका फॉर्मेशन बोन मैरो के स्टेम सेल में होता है, और उसी प्रकार से आपका टाइप ऑफ ब्लड है न्यूट्रोफिल्स, इसीलिए न्यूट्रोफिल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके कहाँ पे, बोन मैरो के स्टेम सेल में होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे मेंशन है कि आफ्टर डिफरेंशिएटेड इन द bone marrow, neutrophils are released into the peripheral blood and circulate for 7 to 10 hours before migrating into the tissues where they having life span is only few days। यानी कि जो आपका बोन मैरो है, बोन मैरो से जब भी आपके न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं तो आपके क्या होते हैं 7 से 8 घंटे आपके इसी में मतलब कि ब्लड की स्ट्रीम में रहते हैं, उसके बाद में फिर मैच्योरेशन टिश्यू के फॉर्म में जाते हैं, और इनका जो लाइफ टाइम होता है कुछ दिनों के लिए ही होता है, यानी कि कुछ मतलब कि कुछ दिनों का आपकी 2 से 5 दिन 2 से 4 दिन यहाँ पे आप लोग मान सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो WBC होता है उसका भी आपका जीवन काल क्या होता है, कम ही दिनों का होता है, और आपका जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो अन्य WBC की तरह से भी थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रोफिल्स एक प्रकार का क्या है, टाइप ऑफ WBC सेल है, और WBC में कौन सा प्रकार है, तो ये ग्रेनुलोसाइट होते हैं, और ग्रेनुलोसाइट में क्या होते हैं, इनके जो लोब होते हैं मल्टी लोब होते हैं, 3 से 4 लोब के पाए जाते हैं, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ये क्या होता है, ग्रेन्यूल से भरा होता है, तो ये ग्रेनुलोसाइट्स के प्रकार में आता है। अगर बात करें ग्रेनुलोसाइट में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो हाँ भैया ये एबुडेंट ग्रेनुलोसाइट के रूप में देखा जाता है, यानी कि ये सभी ग्रेनुलोसाइट में 40 से 60% अपना यहाँ पे हिस्सा रखता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होता, और उसके बाद में आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपका जो न्यूट्रोफिल्स है ये कहाँ से बनता है, तो आपके बोन मैरो के स्टेम सेल के द्वारा बनता है, जैसे कि और अदर प्रकार के WBC या फिर अदर प्रकार के रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद में इसका जो जीवन काल होता है ये बहुत ही कम दिनों के लिए होता है। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रोफिल्स के बारे में, यानी कि क्या स्ट्रक्चर होता है आपके न्यूट्रोफिल्स का। तो यहाँ पे जो मेंशन है पॉइंट ये लिखा है कि न्यूट्रोफिल्स आर मोस्टली सर्कुलर रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 12 to 15, ठीक है, 12 to 15 माइक्रोमीटर, इन ह्यूमन एवरेज साइज इज 8 माइक्रोमीटर। यानी कि ये कह रहा है कि आपका जो न्यूट्रोफिल्स होता है इसका साइज क्या होता है, तो इसका जो साइज होता है 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक होता है, लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो 8 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो 8 माइक्रोमीटर एवरेज होता है, और अगर एक रेंज की बात करें तो 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है, ठीक है। सर्कुलर साइज क्या होता है ये भी आपका यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दियर शेप चेंज इनटू द एमोवाइड once they are activated so that they can extend their pseudopodia to action innovators, ठीक है, इनोवेटर्स, ठीक है। यानी कि इनोवेटर्स का मतलब कह सकते हो जो बाहरी पार्टिकल्स आते हैं और हमला करते हैं, ठीक है, जो कह सकते हो आक्रमणकारी, ठीक है, क्या आक्रमणकारी, ठीक। तो ये कह रहा है कि जो इसका जो शेप होता है ये अमीबाइड शेप का होता है। अमीबाइड शेप का मतलब बच्चे ये होता है कि जिनका जो शेप होता है ये अमीबा की तरह होता है, और ये अपना शेप क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। मान लो इनको यहाँ पे आगे बढ़ना है, ठीक है, या फिर कहीं पे फाइट करना है तो क्या करेंगे, ये अपना शेप ही चेंज कर लेंगे और अपने हिसाब से अपना शेप रख के, और जो भी आक्रमणकारी होंगे, जो भी इन्वेडर्स होंगे उनको क्या करेंगे, किल करेंगे, या फिर उनको फैगोसाइट्स के माध्यम से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन है कि इनका जो स्यूडोपोडिया है ये एक्सटेंड हो जाता है अटैक करते समय, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो जाता है
कि इनका जो साइज होता है ये 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक होता है। एवरेज की बात करें तो 8 माइक्रोमीटर को रखिएगा। और अगर बात करें इनके साइज की, ठीक है, तो इनके शेप की, तो इनका जो शेप होता है ये एमोबॉइड शेप का होता है। एमोबॉइड शेप का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनका जो एक शेप है अस्थायी नहीं होता है, ये परिवर्तित होता रहता है अपने आक्रमणकारी के हिसाब से। यानी कि जब भी कहीं पर अटैक करना होगा तो ये हट जाएंगे, या फिर कहीं पे इधर उधर से प्रस्थान करना होगा तो ये हट जाएंगे। और इनका जो अगर इनको अटैक करना है तो इनके जो भी सूडोपोडिया होते हैं वो एक्सटेंड कर जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे और मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट मेंशन है, ये क्या मेंशन है, ये कह रहा है कि ठीक है, दीज आर, ठीक है, दीज आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ग्रेनुलोसाइट विथ कैरेक्टरिस्टिक मल्टी लोब न्यूक्लियाई विथ 3 to 5 lobes joined by the cylindrical strand of the genetic material। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो यहाँ पे सेल है ये ग्रेनुलोसाइट का सबसे छोटा सेल होता है। क्या होता है, अगर ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट में सबसे ये छोटा सेल होता है। और अगर इसके हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मल्टी लोब्ड होता है। हमने पहले भी बताया कि आपका जो न्यूट्रोफिल्स होता है मल्टी लोब्ड होता है। कितने मल्टी लोब के न्यूक्लियाई होते हैं, तो 3 से 5 लोब के यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे लिखिए तो ऐसे ऐसे बना रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, विथ इसमें क्या रहेगा, आपके ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे। और इसमें साथ साथ में आपका एक पॉइंट और मेंशन है कि सिलेंडर स्ट्रेंथ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है आपके सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ में यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आपके स्ट्रक्चर में ज्यादातर नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं यहाँ पे विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक, क्या क्या पॉइंट आपको समझ में आया, एक बार हम रिपीट करते हैं। इनके स्ट्रक्चर में, इनके स्ट्रक्चर में आपको ये समझ में आया है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है। इनकी एक रेंज की बात करें तो इनका जो मतलब कि साइज होता है 12 से 15 माइक्रोमीटर तक होता है। और अगर एवरेज की बात करें तो 8 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, शेप की बात करें तो शेप इनका जो होता है एमोबॉइड होता है। एमोबॉइड मतलब कि अमीबिया की तरह होता है। अमीबिया का मतलब ये होता है कि ये शेप अपना क्या करते रहे, समय समय पर बदलते रहते हैं, कोई फिक्स शेप का नहीं होता। ठीक है, और अटैक करते समय किसी भी आक्रमणकारी पे अटैक करते समय स्टैंड कर लेते हैं अपने सूडोपोडिया को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन है कि इनका जो मतलब कि जो आपका न्यूट्रोफिल्स है ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट होता है अदर देन। ठीक है, उसके बाद में इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें मल्टी लोब न्यूक्लियाई होते हैं। लोब की बात करें तो 3 से 5 लोब हो सकता है। और साथ में इनमें एक जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है जो कि स्टैंडर्ड, ठीक है, सिलेंडर स्ट्रैंड्स का होता है। ठीक है, साथ साथ में अगर बात की इनके साइटोप्लाज्म में तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी ये सब प्रेजेंट होते हैं जैसे कि अन्य सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं कि अगर ये सेल है तो इसमें और चीजें, इनको क्या होता है जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ये सब यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता है, तो उनको लगता है इसमें ये चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं। लेकिन एनर्जी के लिए और सब चीजों के लिए इस सेल में भी अन्य तरह के जो आपके ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक बच्चे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दोनों प्रकार के न्यूट्रोफिल्स हैं। ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे फाइट करते समय इनका जो ठीक है साइज है क्या हो गया, बदल गया है। देख पा रहे होंगे ये स्यूडोपोडिया की तरफ से इनका मतलब कि स्यूडोपोडिया मतलब कि एक तरह से अपना जो साइज है इस तरह से निकाल देते हैं, वही स्यूडोपोडिया होता है। यानी कि इनका जो शेप है आपका क्या हो जाता है, अमीबा की तरह हो जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा। कभी कभी 1 2 3 4 5 लोग का भी दिखाई देगा। और अटैक करते समय इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए बोन मैरो आपका है। ठीक है, ये बोन है और इसमें आपके मैरो छिपे हुए हैं। और ये बोन मैरो है, यहाँ से क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे हीमोपोइसिस हो रहा है। हीमोपोइसिस का मतलब होता है पूरे ब्लड सेल का निर्माण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एस्थ्रोपोइसिस का मतलब रेड ब्लड सेल का निर्माण। और इसके बाद में ल्यूकोपोइसिस का मतलब डब्ल्यूबीसी के का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर हीमोपोइसिस लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि पूरे आरबीसी का, पूरे डब्ल्यूबीसी का, पूरे प्लेटलेट का और जो भी आपकी हीमोग्लोबिन है उनका यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, हीमोपोइसिस का आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या फिर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। ठीक, तो जो भी आपका हीमोपोइसिस होता है आपके स्टेम सेल में होता है। आप देख नहीं पा रहे होंगे लेकिन यहाँ पे मेंशन है स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल में होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक लिखा है माइलॉइड और दूसरा आपका लिम्फाइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइलॉइड की बात करें, ठीक है, माइलॉइड की बात करें तो माइलॉइड में आपका यहाँ पे ठीक है क्या क्या बन रहा है, यहाँ पे मेगाकैरियोसाइट में बनता है, स्नोफिल है, बेसोफिल है, इथ्रोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, आपको यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो मोनोसाइट है बाद में यहाँ पे डेंड्रिटिल सेल और दूसरे में बदल जाते हैं। और यहाँ पे जो आपका लिम्फाइड सेल होते हैं, ठीक है, इसमें टी सेल का निर्माण होता है, बी सेल का निर्माण होता है। ठीक है, ये सब सेल का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब आपके इम्यून सिस्टम में आपको समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो बोन मैरो है, बोन मैरो में जो आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता है आपके स्टेम सेल के द्वारा होता है।
अगर हम WBC और RBC की बात करें तो कहाँ से होता है, आपके माइलॉइड सीरीज से होता है। ये भी आप लिख सकते हो, माइलॉइड सीरीज से होता है, ठीक है। और मेगा कैरियोसाइट क्या होता है, प्लेटलेट का क्या होता है, मदर सेल होता है, यानी कि मेगा कैरियोसाइट से ही आपके प्लेटलेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा न्यूट्रोफिल्स के बारे में, ठीक। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अब हम समझ लेंगे न्यूट्रोफिल्स टेस्ट के बारे में, यानी कि बेसिक आप न्यूट्रोफिल्स के बारे में समझ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग न्यूट्रोफिल्स के टेस्ट के बारे में समझेंगे। और अगर हम बात करें कौन से मेन टेस्ट के बारे में समझेंगे, तो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट के बारे में समझेंगे। देखिए जब आप WBC काउंट करते हैं तो आप उस WBC काउंट में सारे के सारे WBC काउंट करते हैं जो आपके 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब आप एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट के बारे में काउंट करते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आप यहाँ पे इसके बारे में न्यूट्रोफिल्स के बारे में काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट के बारे में, ठीक। यहाँ पे मेंशन है कि एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट यानी कि ANC टेस्ट टू मेजर द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड अदर ग्रेनुलोसाइट्स यानी कि कलेक्टिवली टर्म्ड पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल। इसको ध्यान रखिएगा, आपका जो न्यूट्रोफिल्स होता है इसको हम पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल भी कहते हैं, यानी कि पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के क्या होते हैं, लोड पाए जाते हैं। पॉली इसका मतलब ही हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इन द ब्लड सैंपल, यानी कि जो भी ब्लड सैंपल में आपके पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियाई पाए जाएंगे उनका यहाँ पे हम लोग को काउंट करना है, जो कि आपके ANC टेस्ट के अंतर्गत आता है। दिस टेस्ट यूजुअली डिटेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल व्हिच इंक्लूड बोथ मैच्योर एंड इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स। यानी कि ये जो आपका डिटेक्शन है, यानी कि जो आप ये टेस्ट करने जा रहे हैं, ये आपके WBC के काउंटिंग के साथ साथ होगा। उसमें आप दो चीज देखेंगे, एक मैच्योर न्यूट्रोफिल्स को देखेंगे और आप यहाँ पे एक इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स काउंट के बारे में समझेंगे। यानी कि आपका जो न्यूट्रोफिल्स है ये आपके दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, मैच्योर न्यूट्रोफिल्स के बारे में, और दूसरा आपका इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स के बारे में। लेकिन आपको जब अभी ANC करेंगे, यानी कि जब आप एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट करेंगे तो उसमें आपको WBC का मान पता होना चाहिए, यानी कि जो आपका WBC है उसका वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे आपका मेंशन है, द न्यूट्रोफिल्स ब्लड काउंट ब्रेक डाउन न्यूट्रोफिल्स इनटू द कैटेगरीज सेगमेंटेड आर मैच्योर न्यूट्रोफिल्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका न्यूट्रोफिल्स काउंट है, अगर इसको आप काउंटिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपका जो न्यूट्रोफिल्स ये दो भागों में टूट जाता है। पहला आपका जो टूटता है इसको हम सेगमेंटेड आर मैच्योर न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, और दूसरा जो आपका टूटता है इमैच्योर न्यूट्रोफिल्स आर बैंड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं, ब्रांड नहीं बैंड कहते हैं, ठीक है। जब का न्यूट्रोफिल्स है ये दो भागों में टूट जाता है, एक आपका सेगमेंटेड मैच्योर न्यूट्रोफिल्स और दूसरा आपका क्या, इमैच्योर न्यूट्रोफिल्स, यानी कि इसको हम बैंड्स के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रोफिल्स काउंट इज कॉमनली कंडक्ट टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज रिलेटेड टू द इंक्रीज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। मतलब इसका कहने के यह है कि जब भी आप न्यूट्रोफिल्स काउंट करते हो तो क्या करने के लिए करते हो, जो भी उसमें दिक्कत है, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज आपके न्यूट्रोफिल्स है, तो वो कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकते हैं जिसमें आपके न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज है या इंक्रीज है, इसके बारे में आप पता करना उचित समझते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाता है, ठीक। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एक बार हम रिपीट करते हैं आपके इस न्यूट्रोफिल्स टेस्ट के बारे में, ठीक है। न्यूट्रोफिल टेस्ट क्या होता है, इसमें हम लोग MC टेस्ट नॉर्मली करते हैं, यानी कि हम पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स के बारे में समझते हैं कि क्या होता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम पॉलीमॉर्फ कहते हैं, क्योंकि इसका जो लोब होता है वो पॉली होता है, ठीक है, यानी कि कई प्रकार से होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करें कि जो आपका ANC होने वाला है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स काउंट होने वाला है, इसमें पर्टिकुलरली आपके WBC का मान पता होना चाहिए। और आपका जो न्यूट्रोफिल्स काउंट होगा वो दो भाग में होगा, एक मैच्योर और आपका दूसरा इमैच्योर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। जब आप लोग टेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक प्रकार का केमिकल यूज करते हैं, कमेंट करके बताना है कि ANC टेस्ट में कौन सा आप केमिकल का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट करके जरा बताइएगा, ठीक है। इससे पहले एक MCQ क्लास था, उसमें भी हम लोगों ने बच्चों से पूछा था, तो बच्चे अच्छा जवाब दिए थे। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका न्यूट्रोफिल्स काउंट है, यानी कि एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट है, उसके लिए कौन से यहाँ पे सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग न्यूट्रोफिल्स काउंट कर रहे होते हैं तो उसमें आपका जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो दो भाग में ब्रेक डाउन हो जाता है। पहला जो कहलाता है सेगमेंटेड, या दूसरा कह सकते हो मैच्योर न्यूट्रोफिल्स। सेगमेंटेड और मैच्योर दोनों एक है। और दूसरा जो आपका टाइप हो जाता है इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स आर बैंड्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स काउंट क्यों करते हो, क्योंकि उसमें देखते हो आप एबनॉर्मलिटीज, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कैलकुलेशन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग करते कैसे। देखा द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट इज गिवन बिलो, यानी कि अगर आपको AMC काउंट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट करने के लिए आपको परसेंटेज पता होना चाहिए,
मैच्योर न्यूट्रोफिल्स का और दूसरा आपका इमैच्योर न्यूट्रोफिल्स का, ठीक है, जो कि आप अपने स्लाइड्स के माध्यम से चेक करेंगे। उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई कर देना है WBC से। हमने बताया था कि आपको WBC का अकाउंट पता होना चाहिए और उसके बाद में आपको डिवाइड कर देना है यहाँ पे 1000 के द्वारा, यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मैच्योर, ठीक है, मैच्योर न्यूट्रोफिल्स पता होना चाहिए, इमैच्योर न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको यहाँ पे WBC पता होना चाहिए, ठीक है। इसको भाग दे देंगे किससे, 1000 से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, न्यूट्रोफिल्स के नॉर्मल रेंज के बारे में, यानी कि आपका जो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स है इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो हमने बताया था कि आपका जो न्यूट्रोफिल्स काउंट होगा, जो एएनसी काउंट होगा, वो दो भाग में मिलकर काउंट होगा, एक आपका क्या, मेच्योर और आपका एक इमेच्योर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पूरे न्यूट्रोफिल्स के बारे में समझेंगे, उसका नॉर्मल रेंज क्या होगा। उसके बाद में इमेच्योर कितना दिखाई दे रहा है और मैच्योर कितना दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। द नॉर्मल रेंज ऑफ एएनसी काउंट इज एडल्ट, अगर हम एडल्ट की बात करें तो 15,000 से 8,000 सेल्स पर mm³ होगा, ठीक है। कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कितना होगा नॉर्मल रेंज बेटा। तो आपका होगा नॉर्मल रेंज एएनसी का एडल्ट में 15,000 से लेकर 8,000 सेल पर mm³, ठीक है। दूसरे की बात करें, यानी कि अगर यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे बच्चे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, द नॉर्मल रेंज ऑफ मैच्योर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, यानी कि जब आप लोग यहाँ पे मैच्योर की बात करने लगेंगे, किसकी, मैच्योर की बात करेंगे, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 2500 से लेकर 6000 सेल पर क्यूबिक, ठीक है, mm³, ठीक है, कितना हो जाएगा। अगर आप किसकी बात करेंगे, मैच्योर सेल की बात करेंगे या फिर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे, तो 25,000 से लेकर 6000 सेल्स पर क्यूबिक, ठीक है, mm³, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे किसकी, किसकी बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे अगर इमेच्योर की बात करेंगे, किसकी, इमेच्योर सेल की बात करेंगे, तो आपका 0 से लेकर 500 सेल्स पर mm³ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। कौन कौन सा, एक नॉर्मली दो देखते हैं एएनसी में, पूरे न्यूट्रोफिल्स को देखते हैं, तो इसका जो नॉर्मल रेंज होगा 15,000 से लेकर 8,000 सेल्स पर mm³ होगा। उसके बाद हम मैच्योर की देखेंगे, तो मैच्योर या फिर सेगमेंटेड, तो इसका जो न्यूट्रोफिल्स काउंट होगा 2500 से लेकर 6000 सेल्स पर mm³, और दूसरा जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि इमेच्योर कितना हो जाएगा, तो आपका 0 से लेकर 500 सेल्स पर mm³, ये आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल रेंज हो जाता है। अगर इससे इधर उधर होता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए ये जो आपका पॉइंट था, ये आपका किसमें था, सेल के काउंटिंग में था, यानी कि इसको आप एक माध्यम से इसको गिन लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम परसेंटेज भी बात करेंगे कि यानी कि परसेंटेज में क्या हो सकता है, ठीक है, इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ WBC, यानी कि WBC का जो परसेंटेज है उसके माध्यम से हम कैसे पता चलेंगे कि हमारा एएनसी काउंट कितना है, ठीक है। देखिए द नॉर्मल रेंज ऑफ एएनसी काउंट इन एडल्ट, तो कितना होगा आपका 40 से 50%, कितना होगा, ठीक है, कितना एएनसी, अगर पूरे एएनसी की बात करेंगे तो 40 से 50%, ठीक है। द नॉर्मल रेंज ऑफ मैच्योर सेगमेंटेड, यानी कि अगर हम मैच्योर की बात करेंगे तो कितना न्यूट्रोफिल्स होगा, 40 से 60%, और अगर हम बात करेंगे द नॉर्मल रेंज ऑफ इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स तो 0 से 5%, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि परसेंट में कितना करेंगे और सेल्स को अगर काउंट करेंगे तो वो कितना नॉर्मल रेंज होगा, ठीक है। तो इसको आपको समझ के रखना है। लेकिन अगर हम मैच्योर और सेगमेंटेड की बात करेंगे तो 40 से 60% होता है, जो कि आप नॉर्मली रिपोर्टिंग में देते हो जब आप लोग WBC काउंट करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एएनसी को काउंट कर रहे हो तो आपको इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स को भी देना होता है, जिसमें आपका जो नॉर्मल रेंज होता है वो आपका 0 से 5% हो जाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा न्यूट्रोफिल्स के बारे में, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके जो भी नॉर्मल चीजें हैं उनके बारे में, और एएनसी काउंट के बारे में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको समझना है कि अगर हमारा जो एएनसी काउंट है या फिर न्यूट्रोफिल्स काउंट है ये घट रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो सकता है, कौन से इंडिकेशन हो सकते हैं, किन किन बीमारियों में ये हो सकता है, और इन दोनों टर्म को हम क्या कहते हैं, यानी कि बढ़ते हुए चीजों को क्या कहेंगे और घटते हुए जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो सबसे मेंशन हमने यहाँ पे किया है एक बुक के बारे में, इस बुक से आप लोग परिचित होंगे, ठीक है, तेजेंद्र जी का बुक है, और इसमें सबसे नीचे आपको बताया गया होगा न्यूट्रोफिल्स जब आप लोग काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे डीएलसी के बारे में बताया गया है और डीएलसी में सभी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रोफिल्स का पिक लिए हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन काज ऑफ न्यूट्रोफिलिया। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर इंक्रीज रहता है तो उसको क्या कहेंगे। अगर भैया न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, इंक्रीज रहता है, न्यूट्रोफिल्स क्या रहता है, इंक्रीज रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। इसको नोट करके लिख लेना, ठीक है, ये कहीं मेंशन नहीं पीडीएफ में, इसको नोट करके आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रोफिलिया कहेंगे, इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स नोन एज न्यूट्रोफिलिया। और अगर यही न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है,
डिक्रीज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे, न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। इसको आप लोग नोट करके लिख लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं, इंडिकेशन के बारे में, कॉमन कॉज ऑफ न्यूट्रोपीनिया यानी कि न्यूट्रोपीनिया के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रोफीलिया के बारे में यानी कि बढ़े हुए के बारे में समझने वाले हैं। तो न्यूट्रोफीलिया के बारे में समझेंगे कि किस किस केस में आपका जो न्यूट्रोफीलिया है वो हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे मेंशन है एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एक्यूट का मतलब होता है अर्ली, जो जल्दी हुआ हो इन्फेक्शन, उसको हम एक्यूट नाम देते हैं। तो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में आपका जो न्यूट्रोफिल्स है वो बढ़ सकता है। ठीक है, ड्यू टू द स्टेप्टो, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस, यानी कि स्टेफाइलोकोकस जो आपका बैक्टीरिया है उसके केस में आपका न्यूट्रोफिल्स बढ़ सकता है। स्टेप्टोकोकस के केस में बढ़ सकता है, निमोनोकोकस के रूप में, गोनोकोकस और मेनिंजोकोकस, यानी कि जो भी आपके मेनिंजाइटिस काज करते हैं, इन सभी केस में आपका यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स बढ़ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करेंगे स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, निमोनोकोकस, गोनोकोकस और मेनिंजोकोकस, इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो लोअर निमोनिया, ठीक है, ब्रांको निमोनिया हो सकता है, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हो सकता है और सेलुलाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी बैक्टीरिया से ये बीमारी हो सकती है और साथ में इन केस में आपका जो न्यूट्रोफिल्स है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, इसको हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद में और समझते हैं, ठीक है, और समझते हैं कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो कि हमारे न्यूट्रोफिल्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसी बात में आपका इन्फेक्शन बर्न्स का, यानी कि अगर आपको जलने का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इन केस में आपका न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। डिप्थीरिया के केस में आपका जो न्यूट्रोफिल्स है वो आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। एक्यूट, ठीक है, एक्यूट, ठीक है, एक्यूट सेप्टिटाइटिस के केस में, ठीक है, स्पेलेंटाइटिस के केस में भी आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक, ध्यान रखना है बात। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या है, दूसरा नंबर जो है, ठीक है, अभी आप क्या देखें, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। अब यहाँ पे देखना है एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि ऐसी डिजीज जो कि इन्फ्लामेशन कॉज कर रही है लेकिन ये एक्यूट है। ठीक है, एक्यूट मतलब कि जल्दी हुआ है। ठीक है, एक्यूट रुमाटिक फीवर, यानी कि जो भी आपका रुमाटिक फीवर है, ठीक है, उससे हो सकता है आपका न्यूट्रोफिल्स हाई। एक्यूट एपेंडाइटिस, ठीक है, आपके जो एपेंडाइटिस है वो भी एक्यूट वाला होता है, तब भी आपका न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे बढ़ जाता है। ये सब जो डिजीज है आपके इन्फ्लामेशन वाले डिजीज होते हैं, यानी कि आपका जो भी स्थान है उसमें ये इन्फ्लामेशन काज करते हैं। इसको कह सकते हो कि इन्फेक्शन होता है या फिर सूजन होता है, ये चीज इसमें आता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे बात करते हैं एक्यूट स्ट्रेस, यानी कि कोई भी स्ट्रेस अगर आपको है एक्यूट वाला तो उस केस में भी आपका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ये स्ट्रेस कौन कौन सा हो सकता है, पोस्ट सर्जरी के दौरान हो सकता है, पोस्ट हेमरेज के दौरान हो सकता है और आपका क्या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान हो सकता है। यानी कि ठीक है, इन्फेक्शन है इन्फ्राक्टेक्शन, यानी कि जो जो भी आपकी हृदय की इन्फ्राक्टेक्शन है, जो कि मायोकार्डियल इन्फ्राक्टेक्शन है, इनके केस में आपका जो है ये न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो आप अपने अभी तक क्या देखा, आप यहाँ पे देखिए एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में बढ़ेगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन केस में और एक्यूट स्टेट केस में आपका यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स बढ़ सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर कौन सा हो सकता है जिसमें हमारा न्यूट्रोफिल्स बढ़ सकता है, तो वो होता है क्रोनिक। ठीक है, क्रोनिक जो भी आपका, ठीक है, क्रोनिक डिसऑर्डर, कैंसर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कैंसर का मतलब कह रहा है, ठीक है, माइलोप्रोफाइल जो भी आपके होते हैं। ठीक है, तो क्रोनिक केस में आपका न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ मिलेगा। ये कौन कौन से क्रोनिक केस हो सकते हैं, सीएमएल हो सकता है, यानी कि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, जो कि एक प्रकार का कैंसर हो सकता है। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया रुब्रा बेरा, यानी कि पीबी, पॉलीसाइथेमिया पीबी, जो कि आपके रेड ब्लड सेल का कैंसर होता है, इनके केस में भी आपका यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा सा पॉइंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपकी इस केस के बारे में, यानी कि जो आपका क्रोनिक डिसऑर्डर है इसके केस में आपका बताया गया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे किसके बारे में, न्यूट्रोफीनिया के बारे में। ठीक है, न्यूट्रोपीनिया के बारे में, फीनिया नहीं, पीनिया। न्यूट्रोपीनिया किन की केस में हो सकता है, न्यूट्रोपीनिया का मतलब कि आपका जो न्यूट्रोफिल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, तो किन किन केस में आपका न्यूट्रोपीनिया हो सकता है, रिड्यूसिंग in neutrophils result in relative increase of lymphocytes, however severe neutropenia result in leukopenia, some of the condition are, यानी कि जो आपका न्यूट्रोफिल्स से रिजल्ट होता है और रिजल्ट के साथ साथ आपका जब भी न्यूट्रोफिल्स काउंट कम होगा तो इन केस में आपका जो लिम्फोसाइट्स हो क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा न्यूट्रोपीनिया के केस में अगर न्यूट्रोपीनिया हो रहा है तो लिम्फोसाइट्स कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, और ये सीवियर न्यूट्रोपीनिया हो सकता है और ये रिजल्ट आएगा कि आपको ल्यूकोपीनिया हो गया, यानी कि और भी जो भी डब्ल्यूबीसी काउंट है वो आपके क्या हो गए हैं, डाउन हो गए। ठीक है, और ये आपके किन किन केस में देखने को मिल सकता है न्यूट्रोपीनिया, तो सबसे पहले आपका इन्फेक्शन डिजीज हो सकता है। ये इन्फेक्शन डिजीज कौन कौन सा हो सकता है, टाइफाइड के केस में, पैराटाइफाइड के केस में,
इन्फ्लुएंजा के केस में, रॉकिंस माउंटेन स्पॉटेड फीवर के केस में, ठीक है। फिजिकल एजेंट हो सकता है, कोई फिजिकली एजेंट हो सकता है जिससे रेडिएशन आपको लग गया है, तभी आपका न्यूट्रोफिल्स काउंट कम हो जाएगा और आपको न्यूट्रोपिनिया हो जाएगा, ठीक है। केमिकल के केस में जिसमें आप बेंजीन का उपयोग कर लिए हैं, गलती से भी उपयोग कर लिए हैं, तो इसके अंदर भी आपका न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपको न्यूट्रोपिनिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, एंटी मेटाबोलाइटिक ड्रग्स, यानी कि कोई एंटी मेटाबोलाइटिक ड्रग्स ले लिए हो, जो कि आपके ये ड्रग्स दिए हुए हैं, अगर आप ये ड्रग्स ले लिए हो तो इन केस में भी आपका जो न्यूट्रोफिल्स काउंट है आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई है, जैसे कि आप मान लीजिए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है, स्यूडोकोलोमिया है, ल्यूकेमिया का केस है जिसमें, ठीक है, या फिर आपका कोई और डिजीज यहाँ पे दिया हुआ है जो कि बच्चों में होता है, तो इन केस में भी आपका जो न्यूट्रोफिल्स काउंट है वो आपका कम हो जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, न्यूट्रोपिनिया हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो नीचे दो पिक लगे हुए हैं इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। हमने समझाने की पूरी कोशिश की है और हमें उम्मीद भी है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि आपको समझना है इंक्रीज वाला, अगर आप इस सिलेबस की ही बात करें तो आपको इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स काउंट के बारे में अच्छे से समझना है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही था, हमें उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कर सकते हैं और साथ में अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन करिए, बहुत ही अच्छा तरीका है प्रिपरेशन करने के लिए। आप उसको ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हमको वहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।